हाँ जी बेटे, आज हम आपके साथ एक न्यू चैप्टर की डिस्कशन करते हैं, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में बेसिकली क्या है, इसके हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैश बुक के, और देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। इस चैप्टर को हम कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और देन उसके बाद बेटे हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होएगी, हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो कैश बुक होता क्या है? देखो, कैश बुक मैंने आपसे प्रीवियस डिस्कशंस की हैं कि सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग में, जो हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहला काम होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद मतलब उसमें से मेरे को बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शंस देखनी होती है। जब हम बिजनेस नेचर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उन ट्रांजैक्शंस की क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग बेटे हम कौन सी बुक में करते हैं? जर्नल बुक में। ठीक है, और जर्नल बुक में जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंगली, और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के रूल्स को हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करने के बाद हम वो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझाया था हम कौन सी बुक में कर रहे हैं, लेजर बुक में। ठीक है, और लेजर बुक में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वहां पे हम नंबर ऑफ अकाउंट्स को ओपन करते हैं, जहां पे हम परचेजेस अकाउंट, परचेजेस के लिए परचेजेस अकाउंट, सेल्स के लिए सेल्स अकाउंट, कैश के लिए कैश अकाउंट, डेटर्स के लिए डेटर्स अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एसेट्स के अलग से काफी सारे अकाउंट्स होंगे, लायबिलिटीज के अलग अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंसेस के अलग अकाउंट्स होंगे, और हमारे इनकम्स के अलग अकाउंट्स होंगे, और कैपिटल का मेरा अलग अकाउंट रहेगा। तो मेरे को उसको सेपरेट 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 मैंने उनको क्या कर दिया, क्लासिफाइड इनटू वेरियस अकाउंट्स। ठीक है, जब हम लेजर में अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमें एंट्री का रूट कहां से पकड़ना होता है, मतलब मेरे को वो ट्रांजैक्शंस का रूट जो पकड़ना होता है वो अपनी जर्नल से पकड़ना होता है। तो जर्नल से हम ट्रांजैक्शंस को लेजर में लेके आते हैं। ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि कई वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं कि उसमें ना कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होनी शुरू हो जाती हैं, ह्यूज ट्रांजैक्शंस जिसको हम बोलते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम मैकडोनल्ड्स वालों की एग्जांपल लें। अब मैकडोनल्ड्स वाले हैं, उनके पास बताओ कि जब तक आप कुछ कैश पेमेंट नहीं करोगे, जब तक आप उनको कैश या बैंक के थ्रू या अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या जो भी आपका ऑनलाइन पेमेंट्स, या आप अपनी मोबाइल ऐप से या आप कैश में पे कर सकते हो, जब तक आप उनको ऑर्डर की पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो आपको फूड की डिलीवरी नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जिनका कैश काउंटर होता है, मतलब कि जिनकी ट्रांजैक्शंस में अगर दिन में मान लो उनकी 500 ट्रांजैक्शंस होनी है, उसमें 450 ट्रांजैक्शंस तो कैश बैंक के रिलेटेड है। तो इनके लिए ना बार बार जर्नल की बुक में जाके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फिर उसको लेजर में लेके आना, और लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, ये प्रोसीजर जो होता है ना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है कि बार बार अकाउंटेंट जर्नल में एंट्री डाले, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, और फिर उसको कहां पे लेके आए, क्लासिफाई करे लेजर अकाउंट्स में। तो ये इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और हार्ड प्रोसेस। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए लेजर की बुक, लेजर में से जो अकाउंट्स हैं उनका ही एक पार्ट, मतलब लेजर में हमें बेसिकली कैश की ट्रांजेक्शन्स को कहां पे लेके आना होता है, कैश अकाउंट में। तो हम कैश अकाउंट को ना एक सेपरेट बुक लगा रहे हैं, कैश बुक, क्योंकि बार बार कैश की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, तो मैं एक सेपरेट से बुक लगा लूंगा जिसको नाम मैं दे दूंगा कैश बुक। और वो कैश बुक का जन्म कौन सी बुक से होएगा, लेजर से। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके थ्रू आपको ये कैश बुक का जो सारा सीक्वेंस है, जो सारी कॉन्सेप्ट है, वो एक बार समझ लग जाएगी। मान लेते हैं बेटे आपने अपनी अकाउंट्स की एक नोटबुक लगाई है, एक तो टेक्स्ट बुक है, एक नोटबुक है। अच्छा, नोटबुक में ना जो नॉर्मली हम बच्चों को बोलते हैं कि बेटे जहां पे सारा कॉन्सेप्ट होएगा, जो मैं क्लास में डिस्कशन कर रहा हूं, वो सारा कॉन्सेप्ट ना एक अलग नोटबुक में रिकॉर्ड किया करो। बेसिकली है तो अकाउंट्स की नोटबुक है, पर कॉन्सेप्ट की जो नोटबुक है वो अलग रखो। और जो आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हो या आप अदर टेक्स्ट बुक्स के ऑथर्स के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसको अलग रखो, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नोटबुक अलग लगा लो। उससे क्या होएगा, जब आप एग्जामिनेशन डेज में आओगे, जब अपने टर्मिनल एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स में आओगे, तो आपको कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप कॉन्सेप्ट के अंदर ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हो,
तो फिर कई बार क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है। जब फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो फाइनल एग्जाम्स में बच्चे फिर एक ही नोटबुक बनाते हैं, कई बच्चों की तो 8-8 नोटबुक्स बनी होती हैं, तो फिर उनको जब कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है तो उनको यही नहीं याद रहता कि कौन सी नोटबुक में यार कौन सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसमें ही कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं, उसमें ही वो स्कूल के नोट्स बनाए जा रहे हैं, उसमें ही हमारी क्लासेस के नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा सीन हो तो इट इज वेरी हार्ड टू पिक द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर यही होता है कि कॉन्सेप्ट की नोटबुक अलग कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग कर लो, स्कूल की नोटबुक अलग कर लो। तो मैंने अकाउंट्स की ही नोटबुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि स्कूल वाली नोटबुक को अलग बनाओ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाली जो नोटबुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अलग कर लो, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग कर लो। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन डेज में होंगे, जब आप प्रिपरेटरी हॉलीडेज में होंगे, तो आपके पास सबसे पहले कौन सी बुक होनी चाहिए? कॉन्सेप्ट बुक। जब आप अकाउंट्स की प्रिपरेशन करने वाले हो तो आप अपनी कॉन्सेप्ट वाली बुक को पहले रीड करोगे, और कॉन्सेप्ट वाली बुक से एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से टॉपिक वाइज आपने बनाया होगा, और उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के फिर आप 1-2 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, या 1-2 क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस बुक से, प्रैक्टिस नोटबुक बनाई हुई है उसको देखोगे, बस हमारी प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई। तो हमें कॉन्सेप्ट कभी भी रिमाइंड करना पड़ा तो मेरे को प्रैक्टिस नोटबुक की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपनी नोटबुक की तरफ ही ध्यान रखूंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये मैंने अपनी एक सहूलत के लिए, ठीक है ना, अपने आप को इजी करने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट की नोटबुक को अलग कर दिया। वैसे ही अकाउंट्स में क्या होता है, जब हम बुक्स बना रहे हैं, अगर कैश की ट्रांजैक्शंस ज्यादा आ रही हैं तो हम क्या करते हैं, लेजर में जो कैश अकाउंट है, ठीक है ना, उसकी ही एक सब्सिडरी मतलब छोटा, सब्सिडरी मतलब होता है बेटे पार्ट, ठीक है। एक हमारी होल्डिंग कंपनीज होती हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो पेरेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी है, इसके नीचे 100+ सब्सिडरीज हैं जो काम कर रही हैं, जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन कंपनीज के पास 51% से ऊपर शेयर होएगा। मतलब बेसिकली वो 100+ कंपनीज को होल्ड कौन कर रहा है? एक बड़ी कंपनी। होल्डिंग कंपनी होती है बड़ी कंपनी, जो उसकी छोटी कंपनी होती है, ठीक है ना, जो उसका ही पार्ट है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। वैसे ही जब हमारी लेजर बुक जो है वो हमारी प्रिंसिपल बुक है, अब प्रिंसिपल बुक में से ही एक बुक को अलग से नोटिंग करने के लिए साइड पे किया गया, और उस बुक को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक हमारी कौन सी होती है अकाउंट्स में? कैश बुक, क्योंकि बेसिकली वो एक पेरेंट का ही पार्ट है, और वो पेरेंट बुक, प्रिंसिपल बुक कौन सी है हमारी? लेजर बुक, उसका ही एक पार्ट अलग किया गया, कैश बुक, ठीक है। क्योंकि अब जब भी कैश की ट्रांजैक्शंस आएंगी तो मेरे को जर्नल के रूट से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूंगा? अपनी कैश बुक में। तो मतलब जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स वाली एग्जांपल ली थी, तो मैकडॉनल्ड्स वाली एग्जांपल के केस में मैकडॉनल्ड्स वालों के जो कैश काउंटर होएगा उसमें 24 घंटे या जितनी भी उनका वर्किंग टाइम होएगा, वहां पे उनके डेस्कटॉप पे कौन सी बुक ओपन हुई है? कैश बुक। क्योंकि कैश की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, ठीक है, तो वो जर्नल लेजर ऐसे मूवमेंट नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, सीधा एंट्री को कहां डालेंगे? बेसिकली कैश बुक में एंट्री होती ही नहीं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में आ गई उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। जब जर्नल एंट्री के रूट से बचने के लिए तो अलग से बुक लगाई है कि मेरे को एंट्री ना पास करनी पड़े, मेरे को उसके एंट्री को पोस्ट ना करना पड़े, तो सीधे ही कैश बुक बना दी गई, बात खत्म। सीधा ट्रांजैक्शंस को यहां पे रिकॉर्ड करो, बस कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक बन रही हो वहां पे कैश की कोई एंट्री, जर्नल एंट्री पास हो ही नहीं सकती, ठीक है। और वहां पे जर्नल नहीं होएगी, जर्नल प्रॉपर होएगी, क्योंकि जर्नल में सभी ट्रांजैक्शंस आती हैं। जब आपने कोई सब्सिडरी बुक लगा ली फिर आपकी जर्नल नहीं है, जर्नल प्रॉपर है, क्योंकि जिस चीज की आपने सब्सिडरी बुक लगाई है, जैसे कैश की आपने अगर सब्सिडरी बुक अलग से बनाई है तो उसके रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होएगी अब, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शंस कहां पे रिकॉर्ड हो रही हैं? कैश बुक में, क्योंकि एक सेपरेट बुक है जो हमने अपने बेनिफिट के लिए बना ली कि ये 24 घंटे हमारे अकाउंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओपन रहेगी, ठीक है। जब भी कैश के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो सीधा कैश बुक में ही रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसीलिए बेटे इसका नाम हम क्या रखते हैं? सब्सिडरी बुक। कभी भी आपको अकाउंट्स में कोई ये पूछ ले कि विच वन इज द सब्सिडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, तो आपका नाम होएगा कैश बुक।
अच्छा, इसके अलावा भी कोई सब्सिडरी बुक्स बन सकती हैं? यस। मान लीजिए आपकी परचेजेस की ट्रांजेक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो आप परचेज बुक अलग लगा लो। आपकी सेल्स की ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो सेल्स बुक अलग लगा लो। आपके एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो एक्सपेंस बुक लगा लो। सेल्स इनवर्ड्स बुक लगा सकते हो आप, ठीक है, और अपना परचेजेस रिटर्न की बुक लगा सकते हो, सेल्स रिटर्न की बुक लगा सकते हो, रिटर्न इनवर्ड्स रिटर्न आउटवर्ड्स जिसको बोलते हैं हम। तो कोई भी हम बुक लगा सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए कि हमें ट्रांजैक्शंस को एंट्री के रूट से ना डालना पड़े, ठीक है। तो वो जो बुक्स होती हैं, मतलब कैश बुक को छोड़ के, जैसे परचेजेस बुक है, सेल्स बुक है, एक्सपेंसेस बुक है, उन सभी को क्या बोला जाता है? अदर देन सब्सिडरी बुक या अदर सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, अदर सब्सिडरी बुक्स। क्योंकि अदर देन अगर बोलेंगे फिर तो वो सब्सिडरी नहीं होगी। अदर सब्सिडरी बुक्स मतलब अगर आपको कोई बोले सब्सिडरी बुक कौन है, मेन सब्सिडरी बुक कौन सी है, फिर वो बेटे कैश बुक है। अगर कोई बोले अदर सब्सिडरी बुक्स, तो अदर सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है कि कैश बुक को छोड़ के अदर बुक्स, अदर सब्सिडरी मतलब परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस बुक, वो सारी अदर सब्सिडरी बुक्स होगी, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कैश बुक इज आल्सो नोन एज द, कैश बुक इज आल्सो नोन एज द सब्सिडरी बुक, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी कैश बुक होगी इट इज बेस्ड अपॉन द रियल अकाउंट, क्योंकि कैश के रिलेटेड अब बातें होनी है, और कैश के रिलेटेड जो भी बातें होगी, कैश हमारी एसेट है, और एसेट के रिलेटेड हम कोई भी बात करेंगे तो वो हमारी एसेट जो होती है वो बेटे हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट ने हमें क्या सिखाया हुआ है, क्योंकि जो रियल अकाउंट होता है वो हमारी एसेट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, और कैश बुक हमारी, कैश हमारी क्या है? एसेट है, ठीक है। और एसेट्स से मेरे को रियल अकाउंट की पहचान होएगी, और रियल अकाउंट ने हमें यह सिखाया था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब जब भी आपके पास कैश आएगा तो हम कैश बुक में उसको डेबिट करेंगे, जब भी हमारे पास से कैश जाएगा तो मैं कैश बुक को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्योंकि कैश इज एन एसेट। एसेट में भी वो करंट एसेट्स, ठीक है। तो जितनी भी एसेट्स हैं उनके ऊपर रियल अकाउंट एप्लीकेबल है, और रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट मींस when the cash inflows arises it should be debited, when the cash outflows arises it should be credited, ठीक है। तो इट इज बेस्ड अपॉन द रियल अकाउंट। अच्छा, इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होएंगी? इसमें बेटा एक तो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होएंगी, एक बैंक की ट्रांजैक्शंस होएंगी। कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होएंगी, क्योंकि जब भी हम कैश बोलते हैं तो कैश के साथ बैंक साथ में ही हो जाता है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स करो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, डेबिट कार्ड के थ्रू करो, या कैश करेंसी के थ्रू करो, तो वो दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट को आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अगर हुई वो कैश बुक में बेटे रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का कैश बुक के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैश बुक के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो कैश बुक में आ ही नहीं सकती। यहां पे तो वो ट्रांजैक्शंस आनी है जो कैश और बैंक के साथ रिलेटेड है, ठीक है जी। तो इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन जान के एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस में जैसे उसने 15 ट्रांजैक्शंस दे दी तो उसमें से जान के एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन दे देगा। आपने वहां पे ध्यान रखना है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं लिखूं परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ₹2 लाख। अब आप जर्नल एंट्रीज को याद करो कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, मिस्टर राम का नेम आ रहा है ना, एंट्री क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर राम। अब इसका मतलब क्या होएगा कि ये क्रेडिट परचेजेस है, और क्रेडिट परचेजेस वाली एंट्री का इफेक्ट या क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारी कैश बुक में नहीं आएगा।